नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की वो बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ महायुद्ध को खत्म करने के लिए एक शानदार डील फाइनल होने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे दुनिया पर इस युद्ध का कैसा असर हुआ और आने वाले दिनों में ईरान, अमेरिका और इजरायल के इस टकराव का क्या अंजाम होगा। इसके अलावा बात होगी पश्चिम एशिया में जारी कूटनीतिक कोशिशों के बीच इजरायल लगातार ईरान समर्थित प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने और लेबनान में हिजबुल्लाह के रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने के बाद अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा संदेश दिया है। इजरायल का अगला स्पष्ट टारगेट यमन के हुती विद्रोही हैं, जिनका काम तमाम करने के लिए इजरायल ने अपना नया एक्शन प्लान तैयार किया है। बताएंगे इससे जुड़ी हुई हर जानकारी। साथ ही बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। दशकों से जारी पाकिस्तानी दमन और आर्थिक बदहाली के खिलाफ अब जनता का गुस्सा एक बड़े जन विद्रोह के रूप में बदल चुका है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सड़कों पर उतरा जनसैलाब अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बताएंगे इस खबर से जुड़ी हुई भी विस्तृत जानकारी। आइए नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। अमेरिका और ईरान के बीच अगले कुछ दिनों में एक बड़े और ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते के लागू होते ही ईरान को अपनी संवर्धित परमाणु सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी। अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़ा अंकुश लगाने के बदले में अमेरिका ईरान पर लगे समुद्री प्रतिबंधों को हटाएगा, जिससे क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्गों को फिर से खोला जा सके। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि डील साइन होते ही ईरान को तुरंत 1 बिलियन, 6 बिलियन या 12 बिलियन डॉलर की वित्तीय राशि मिल जाएगी। अमेरिकी प्रशासन ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ईरान को आर्थिक राहत तभी दी जाएगी जब वो समझौते की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करेगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया है कि इस ऐतिहासिक समझौते को लेकर ईरान के भीतर अभी कुछ आंतरिक मतभेद बने हुए हैं, जिन्हें सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिहाज से इस संभावित डील को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार सुबह ईरान को बहुत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और उसके प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर नियंत्रण करने की धमकी भी दी थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अचानक सैन्य हमले रद्द कर दिए और दावा किया कि शांति वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले कुछ सप्ताहों से ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब हैं, लेकिन अब तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हो सका है। और ऐसे में अमेरिका ईरान के संभावित जो मुद्दे हैं, वो दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करना, आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थिरता और शांति को स्थापित करना, साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बहाल करना, ये महत्वपूर्ण दोनों देशों के बीच के मुद्दे हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना, तो ये तमाम सारी ऐसी कोशिशें हैं। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, साथ ही हॉर्मुज के पुनर्निर्माण और व्यापार बहाली के लिए आर्थिक मदद, ये तमाम सारे ईरान और अमेरिका के बीच में जो है महत्वपूर्ण संभावित मुद्दे हैं जिन पर पेच अटका हुआ है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि अब जल्द ही इन दोनों देशों के बीच में एक सहमति बन सकती है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सकारात्मक समझौते का संकेत तो जरूर दिया है, लेकिन 100 से ज्यादा दिनों तक चलने वाले इस संघर्ष के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं।
28 फरवरी ये तारीख जो है, इस तारीख को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद 1 मार्च को ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के मिसाइल अड्डों को नष्ट करने के लिए डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट जैसे अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। ये 1 मार्च की बात हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 6 से 9 मार्च के बीच में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना लगभग नष्ट हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले भी कई सारे दावे किए थे। उसके बाद में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया गया है, मतलब एक तरीके से ईरान की सेना को पूरा नष्ट कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। 11 मार्च को यूएन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों की स्वतंत्र मार्ग की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 20 और 21 मार्च के बीच में ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे और तेल टर्मिनल को उड़ाने की धमकी दे डाली 20-21 मार्च को, और 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद 11 से 12 अप्रैल के बीच में पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद के सरना होटल में बैठक होती है और यूरेनियम भंडार सौंपने की अमेरिकी शर्त के कारण ये जो वार्ता है, ये जो बैठक है, वो बगैर किसी समझौते के समाप्त हो जाती है। इसके बाद 13 और 14 अप्रैल को वार्ता विफल होने पर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी और इस घोषणा के बाद 6 जून को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन दागे। मतलब एक तरफ कोशिश ऐसी होती है कि बातचीत होगी, दूसरी तरफ फिर हमले हो जाते हैं। 12 जून को अमेरिका ने फिर से शांति समझौता जो है वो अंतिम चरण में है, ऐसी बात कही और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि जल्द ही ईरान के साथ शांति समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। हालांकि इस बीच में ईरान भी इस बात को लेकर के ये कहता रहा कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और ऐसे में ये समझना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो डील है आखिर ये कब हो पाती है और पश्चिम एशिया में जारी गतिरोध पर पूर्ण विराम आखिर कब लगता है। इंतजार तो सभी इस बात का कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अभी ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बढ़िया समझौता किया है और अब बस दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape, so we'll see. तो दस्तावेज लगभग अंतिम रूप में है, सिर्फ हस्ताक्षर होने बाकी हैं और बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा समझौता है जिसके बाद ईरान कभी भी परमाणु कार्यक्रम नहीं चला पाएगा। अब ये डील साइन होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन अंतिम सहमति पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकता है। अराक्ची के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों पक्ष युद्ध नहीं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम तथा प्रतिबंधों को लेकर दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी। به محض اینکه دیگه آخرین مراحل
مذاکرات ما انجام بشه این توافق امضا میشه و اعلام میشه. این امضا در مرحله اول به صورت حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی انجام میشه و از راه دور هر طرف امضا میکنه و بعد اعلام خواهد میشه که این امضا به این تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید، اعلام میشه و تموم میشه. همونطور که من در توییتم امروز گفتم ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه. یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟ ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته، من امیدوار هستم رایگان باشه، ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز. तो इन दोनों बयानों को सुनने के बाद में ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष एकजुटता के साथ में समान रूप से सहमत तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी संदेह जो है वो बना हुआ है। जब ये हस्ताक्षर होंगे तभी ये तय माना जाएगा कि दोनों एक दूसरे की बात पर एकमत है। अमेरिका ईरान युद्ध और तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है और इसलिए इसका जल्द से जल्द खत्म होना ही सभी के हित में होगा। आपको बता दें कि वैश्विक ईंधन संकट जो है वो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य को ब्लॉक किए जाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण इस रास्ते से होने वाला ट्रैफिक 90% तक गिर गया है। दुनिया का 25% समुद्री तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन इसी रास्ते से होता था, जो अब पूरी तरह से रुक गया है। कच्चे तेल में रिकॉर्ड उछाल है, ये युद्ध का बड़ा कारण है। यही पश्चिम एशिया के संकट की वजह से ये स्थितियां बनी हैं। युद्ध की शुरुआत में भारत का क्रूड बास्केट जो कि $69 प्रति बैरल था, वो मार्च अप्रैल में 114 से $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। खाड़ी देशों से होने वाले तेल और गैस निर्यात का 75% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जाता था। गैस सप्लाई कटने से एशिया में एलएनजी की स्पॉट कीमतें 140% तक बढ़ गई हैं। कतर पर हमला और गैस सप्लाई में कमी ये बड़े कारण रहे, जिसकी वजह से ये संकट और ज्यादा बढ़ा। मार्च के महीने में ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जिससे कतर की 17% गैस उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई। फर्टिलाइजर्स की किल्लत भी इसी का एक बड़ा कारण है। फारस की खाड़ी केवल तेल ही नहीं बल्कि दुनिया के यूरिया और अमोनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब भी है। हॉर्मुज़ संकट के कारण वैश्विक स्तर पर खादों की भारी किल्लत हो गई। वैश्विक खाद्य संकट इसका एक बड़ा कारण है। खाद की कमी से आने वाले महीनों में दुनिया भर में फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। खाड़ी देशों में भोजन का 80% हिस्सा इसी रूट से आता था और ये युद्ध सिर्फ ईरान की सीमाओं में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसका असर अमेरिका के पेट्रोल पंप से लेकर भारत की रसोई और यूरोप के पावर प्लांट्स तक दिख रहा है। ये यहां पर समझना होगा। तो प्लान तैयार है, इंतजार है कि इस डील पर दोनों एकमत होते हैं और हस्ताक्षर होते हैं या नहीं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक संकट तो गहराई गया है, दुनिया की निगाहें अब ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली इस डील पर टिकी है। ऐसे में विशेषज्ञों की इसको लेकर राय क्या है, आपको सुनाते हैं। Here he's talking about something positive that a deal would be there, so there would be peace, and everyone is really looking for peace. Everyone is really looking for an opening to the Strait of Hormuz because the whole world is suffering. The deal is on the way, but Iran seems to be quite determined that it is going to charge a toll on the Strait of Hormuz, and there are so many other complications there. So I will not hold my breath, so to say, right at this time, and I'll wait for things to pan out. I hope it meets the expectations and needs of the world in general. तो जो समझौता होगा वो पूरी दुनिया के हित में होगा और इसमें सभी के हित समाहित हैं, इसलिए ये होना चाहिए, लेकिन ये होना इतना आसान भी नहीं है, जानकार ये कह रहे हैं। ईरान दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें ईरान पर हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य में एक भारतीय पोत पर हमले का आरोप लगाया गया था। भारत में
ईरान दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया और कहा कि यह हालिया घटनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूतावास का दावा है कि अमेरिका ने 1 सप्ताह के भीतर 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। ईरान ने इन घटनाओं को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने मृत भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इधर अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक पोतों को निशाना बनाने के लिए ईरान द्वारा भेजे गए कई हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक पोतों पर हमला करने का प्रयास करते हुए कई हमलावर ड्रोन भेजे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बलों ने पिछले कुछ घंटों में इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया और जलडमरू मध्य से पोतों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी है। इन सब के बीच में पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी कूटनीतिक रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। गाजा में हमास को कमजोर करने और लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद अब इजरायल का अगला रणनीतिक निशाना यमन के हूती विद्रोही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों पर इजरायल की यह संभावित कार्रवाई केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ संबंधों को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाने की नेतन्याहू की एक बड़ी कूटनीतिक बिसात है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों से साफ है कि पश्चिम एशिया का समीकरण तेजी से बदल रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद इजरायल अब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नेतन्याहू का यह कदम सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे रियाद यानी सऊदी अरब को साधने की एक सोची समझी कूटनीति काम कर रही है। दरअसल सऊदी अरब लंबे समय से यमन सीमा पर एक सुरक्षित और स्थिर माहौल चाहता है। इजरायल द्वारा हूतियों की कमर तोड़े जाने से सऊदी अरब की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता का समाधान हो सकता है। नेतन्याहू भली भांति जानते हैं कि यदि वो सऊदी अरब को हूतियों के खतरे से मुक्त कराने में मददगार साबित होते हैं तो रियाद के साथ कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने और एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने का उनका पुराना सपना हकीकत में बदल सकता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं नेतन्याहू का एक नया चक्रव्यूह है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ईरान के सहयोगी लेबनान आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है जिसका वो आवश्यकता अनुसार उपयोग करेगा। לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. और इसी के साथ नेशन टू नेशन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। दशकों से जारी प्रशासनिक भेदभाव, बुनियादी मानवाधिकारों को हनन और गंभीर आर्थिक बदहाली के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश अब एक देशव्यापी जन विद्रोह का रूप ले चुका है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और पुंछ जैसे प्रमुख शहरों की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस समय इस्लामाबाद के राजनीतिक नेतृत्व और रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय के लिए इतिहास की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर उभरा है। शुरुआत में आटे, दाल और बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी की मांग को लेकर शुरू हुआ ये नागरिक आंदोलन अब पाकिस्तान की दमनकारी शासन के खिलाफ एक पूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध में तब्दील हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे कड़े दमन, लाठीचार्ज और सीधी गोलीबारी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ा, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे सुलझाने के बजाय बंदूकों के दम पर कुचलने का पुराना फॉर्मूला अपनाया। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय के आदेश पर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल और कुख्यात रेंजर्स की तैनाती की गई। और अब यहाँ पर यह समझने की कोशिश है कि ये प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है। पहले तो बता दें कि बीते लंबे समय से इस तरीके के प्रदर्शन वहां पर जारी हैं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में जो नागरिक हैं उनके हालात बद से भी बदतर है। महंगाई पहले ही पाकिस्तान के लोगों का जीना जो है वो दुभर कर चुकी है और उसके बाद में अब विरोध के जो स्वर है वो और ज्यादा तेज होते हुए लगातार बने हुए हैं, क्योंकि हम बीते लंबे समय से पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह के प्रदर्शन देख रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन क्यों है ये समझना जरूरी है। दरअसल महंगाई और अनियंत्रित बेरोजगारी से त्रस्त है वहां की जनता, ये बड़ा कारण है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आटे और बिजली की आसमान छूती कीमतें, ये भारी आक्रोश का बड़ा कारण है, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच से अब ये खाना पीना भी वहां पर दुभर हो गया है। बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास कार्यों की पूरी तरीके से वहां पर अभाव है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं है। सीमित लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ लोगों में बड़ा असंतोष है। ये बड़ा कारण है। व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का घोर संकट है और यही वजह है कि भ्रष्टाचार भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्थानीय जल और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग वहां की आम जनता कर रही है, जो कि जनता के लिए पहले होना चाहिए था। मानवाधिकारों की अनदेखी और प्रशासनिक दमन चक्र, ये इस विरोध प्रदर्शन का बड़ा कारण है। साथ ही रोजगार न मिलने से स्थानीय युवाओं में गहराता असंतोष, ये बड़ा कारण है, क्योंकि वहां के जो युवा हैं वो भी बेरोजगार हैं और खाने पीने को मोहताज हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और सैन्य नेतृत्व के प्रति भारी नाराजगी है, ये बड़ा कारण है प्रदर्शन का। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई और गोलीबारी, क्योंकि जहां पर बातचीत के माध्यम से जो समाधान निकाला जाना चाहिए था वहां पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि यह प्रदर्शन क्यों भड़का। दरअसल प्रशासन पर वादे से मुकरने का आरोप है इस प्रदर्शन की बड़ी जड़। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2025 से प्रशासन जाग के बीच समझौता हिंसक प्रदर्शन के बाद किए गए कई वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो प्रशासन पर जो मांगे की गई थी वो मांगे पूरी न करने का भी बड़ा आरोप है। साथ ही गेहूं और बिजली पर सब्सिडी देने का जो भरोसा था वो भी पूरा नहीं किया गया। मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा
और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये तमाम सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे कि लोग परेशान हैं। स्थानीयों के अधिकारों को मजबूत करने की घोषणा की गई थी, नहीं हुई। जैक का आरोप है कि अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए। हम गेहूं और बिजली हमें चाहिए थी, गोलियां नहीं चाहिए थी, लेकिन बदले में हमें गोलियां मिली। और उसके बाद में अब बगावत के सुर तेज हुए हैं और अब जनता सड़कों पर है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। ये बड़ा कारण है इस पूरे प्रदर्शन का। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में बुनियादी अधिकारों और गंभीर आर्थिक बदहाली के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आक्रोश अब एक बड़े जन विद्रोह में तब्दील हो चुका है। विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है, सुनाते हैं। Pakistan's leadership never pays attention to its internal affairs, its internal development, internal infrastructure, internal peace and harmony. Pakistan has never shown any attention to that. Pakistan's leadership, the elite, the army and the political elite, they spend all their time obsessing over India and then trying to make their image on the world stage. That is where they spend all their efforts. They're neglecting their internal affairs. They think that by making a defense pact with Saudi Arabia, mutual defense, is helpful to Pakistan. How is it helpful to Pakistan when the people inside Pakistan are, one, suffering, infrastructure, and sure, there are calls for autonomy, so Pakistan has to give them democratic space. तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जारी अभूतपूर्व जनाक्रोश पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों के अधिकारों के दमन को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट पाकिस्तान की नीतियों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी हज़ारों की तादाद में फोर्सेस जो हैं वो भेजी हुई हैं और उन फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ पर कत्ल आम शुरू कर रखा है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो कश्मीरियों को ताकत और जबर के ज़ोर पर जो है वो फतह करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को अपनी सारी फोर्सेस भी कश्मीर के अंदर दाखिल करेंगे, तो फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फतह नहीं कर सकते। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वहाँ पे जो खून की होली खेली, जो वहाँ पे सिविलियंस को मारा जा रहा है, अभी तक नंबर भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा है, इंटरनेट ब्लैकआउट, फोन सब बंद किया हुआ है। वहाँ जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, POJK और गिलगित बल्तिस्तान। तो पाकिस्तान की जो आम जनता है वो सड़कों पर है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। ऐसे में अब पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।